हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और इसका क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इसमें 4 अनुच्छेद है। चारों अनुच्छेदों को बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे और उनका उपयोग भी समझेंगे, आखिर कहाँ कहाँ उनको और कैसे उनको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1, देखिए अनुच्छेद 1 में 2 चीजें हैं। एक तो हमारे देश का नाम, यानी कि हमारे देश का नाम क्या होगा वो भी इसमें है, और दूसरा हमारे देश को मजबूत करने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, ताकि हमारा देश भविष्य में मजबूत रहे, कभी टूटे नहीं, इसलिए भी व्यवस्था की गई है। तो 2 प्रावधान है, एक तो देश को मजबूत करने का प्रावधान और एक पहला देश का नाम का प्रावधान। तो पहला जो नाम है, देश का नाम क्या होगा, तो संविधान सभा में 2 नामों को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई। कुछ ने कहा कि इसका नाम इंग्लिश जो इंडिया है वही रखा जाए, कुछ ने कहा कि भारत का नाम प्राचीन जो भारत है वही रखा जाए, यानी कि कुछ ने तो भारत की वकालत की और कुछ ने इंडिया की। तो संविधान सभा ने दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया। हमारे देश का नाम इंडिया होगा और इंडिया क्या है, भारत। तो देश का नाम तो निश्चित हो गया, और दूसरा इसकी राज्य पद्धति किस प्रकार होगी और देश भविष्य में अखंड किस प्रकार रहेगा, मजबूत किस प्रकार रहेगा, इसके लिए भी व्यवस्था की है। तो हमारा देश इंडिया इसका नाम है और ये भारत है। तो भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। देखिए इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो राज्य शब्द है इसका 2 मतलब है। एक तो राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार के राज्य, और दूसरा इसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस राज्य में एक तो राज्य आते हैं जो कि वर्तमान में 28 हमारे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का संघ, संघ का मतलब होता है संघ कौन सा, यूनियन वाला, यूनियन। और इस यूनियन का मतलब होता है एक इकाई होना, एक इकाई, बिल्कुल एकजुट होना। तो अब इसको देखिए, अगर पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो मिलकर हमारा देश बना हुआ वो एक संघ की तरह होगा, यानी कि संघ कभी भविष्य में नहीं टूटेगा और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हमारा देश मिलकर एक संघ बना हुआ है, एक इकाई की तरह काम करेगा, और इस इकाई में से न तो केंद्र शासित प्रदेश अलग हो सकता है और न ही कोई राज्य। इसका मतलब कोई भी राज्य की जो सरकार है वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि वो उसे संघ से अलग कर दे, भारत से अलग कर दे। जैसे मान लीजिए कोई राज्य कहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, या कई लोग आंदोलन करें कि भारत से हमारे लिए अलग होना चाहते हैं, तो एक अलग देश बनाना चाहते हैं हम, तो भाई तो चाहे कितना ही कर ले, संघ से अलग नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से हमारा जो संघ बना हुआ है वो एक इकाई की तरह है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए राज्यों के संघ को ही हम भारतीय संघ बोलते हैं, भारतीय संघ, क्योंकि हमारा संघ कौन सा है, भारतीय, तो इसको भारतीय संघ बोलते हैं। अब भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, 28 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं 8। तो इनमें आखिर कौन कौन से क्षेत्र है, ये कहां लिखा हुआ है? देखिए संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां, देखो अनुसूचियां क्या होती है, संविधान में कुछ ऐसी जानकारी होती है जिनको हम अनुच्छेदों में नहीं लिख सकते, तो उनकी अतिरिक्त जानकारी को अनुसूचियों में लिखा हुआ है। जैसे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत जो संघ है वो राज्यों का संघ है, लेकिन इनमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो कहां लिखा है, वो अनुसूची 1 में लिखा हुआ है, अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी अनुसूची 1 में लिखा हुआ है,
और राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो भी इसी में लिखा हुआ है। और एक अनुसूची 4 को भी याद रखिएगा, अनुसूची 4। देखिए अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उन सीटों की संख्या अनुसूची 4 में लिखा हुआ है, जबकि इनके राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो राज्यों का संघ है वही हमारा भारतीय संघ है, और भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इनमें जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, 2 चीजें ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, एक होता है भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र। देखिए भारतीय क्षेत्र वो होता है जिस पर, ऐसा क्षेत्र जिस पर भारत का अधिकार होता है, यानी कि जिस पर भी भारत सरकार का अधिकार है वो भारतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें पहला क्षेत्र होता है हमारे राज्य, राज्य पर भी तो भारत का अधिकार है ना, तो वर्तमान में 28 है, तो 28 राज्य भी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। दूसरा इसमें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये 8 हैं, तो इन पर भी हमारी भारत सरकार का अधिकार, भारत का अधिकार है, भारत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। और तीसरा एक है अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। देखिए ये कौन से क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेशों में शामिल नहीं है लेकिन उन पर भी भारत का अधिकार है। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, वैसे हम कामना करते हैं कि ऐसा युद्ध हो ना, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए युद्ध हो जाता है और भारत पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को जीत लेता है, तो वो क्षेत्र भारत के हो जाएंगे, उन पर भारत का अधिकार है, लेकिन भारत सरकार ने न तो उसे कोई राज्य बनाया है न ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, लेकिन वो भी केंद्र सरकार के अंडर ही प्रशासन में होंगे। ठीक है, उन पर भारत सरकार का अधिकार, यानी भारत का अधिकार है, तो वो भी भारत के अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएंगे। इसी प्रकार कहीं समझो तो इसे भी हमें कोई जमीन प्राप्त हो सकती है, कोई क्षेत्र प्राप्त हो जाए तो वो भी भारत सरकार का ही, यानी भारत का अधिकार होगा उस पर। ठीक है, तो अधिग्रहित क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कोई क्षेत्र आता है जो न तो राज्य है और न ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो क्षेत्र पर भारत का अधिकार है वही अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएगा। ऐसा क्षेत्र कई तरीकों से प्राप्त हो सकता है, युद्ध में कोई जमीन को जीतने से, या फिर कोई संधि या समझौते से, या फिर कोई जमीन खरीद ले, या फिर कोई देश हमें कुछ जमीन का टुकड़ा भारत को सौंप दे कि आप इसका प्रशासन संभालिएगा। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र आते हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। एक और चीज को समझिएगा, भारतीय संघ, भारतीय संघ। देखिए भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो भारतीय क्षेत्र के केवल 2 ही चीज भारतीय संघ में शामिल है, पहला राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला होता है राज्य, भारतीय संघ में 28 राज्य शामिल है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संघ में जो जो क्षेत्र शामिल है वो अनुसूची 1 में लिखा हुआ, इनका वर्णन अनुसूची 1 में है। इन दोनों चीजों का वर्णन भी अनुसूची 1 में, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो भारतीय संघ को बनाते हैं, लेकिन इसका वर्णन अनुसूची 1 में नहीं लिखा होता है। अधिग्रहित क्षेत्रों को अनुसूची 1 में कैसे डालना है वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें समझना, भारतीय क्षेत्र में राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और अधिग्रहित क्षेत्र भी है। भारतीय संघ में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में, जो कि हमारे
संसद का उच्च सदन है, तो राज्यसभा में इनको कितनी कितनी सीटें मिली हुई, उन सीटों का वर्णन अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 तो हमने पढ़ लिया है। देश का नाम इंडिया और भारत है, और भारत क्या है, राज्यों का संघ, और राज्यों के संघ में जो क्षेत्र है वो अनुसूची 1 में लिखे हुए हैं। तो अनुच्छेद 2 को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 क्या है, भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सोचिए हमारे पास भारतीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र आते हैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई अधिग्रहित क्षेत्र है, हमने कोई क्षेत्र को जीत लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको भारतीय संघ में मिलाएंगे, या तो कोई राज्य बना सकते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 इसी पर आधारित है। अगर हमारे पास कोई क्षेत्र है, हमारी जीता हुआ क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है, लेकिन वो न तो केंद्र शासित प्रदेश है और न ही राज्य है, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत अपन भारतीय संघ में मिला सकते हैं। तो इसी पर हमारा अनुच्छेद 2 है, किसी भी अधिग्रहित क्षेत्र को जो जिस पर भारत का अधिकार है उसको भारतीय संघ में मिलाने से संबंधित है, यानी कि भारतीय संघ में मिलाकर उसको प्रवेश कराकर या तो हम राज्य बना सकते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 के कुछ अनुप्रयोग भी समझते हैं। आखिर संविधान बनने के बाद में कौन कौन से राज्य क्षेत्र को भारतीय संघ में अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित किया गया। देखिए अनुच्छेद 2 किस पर आधारित है, भारतीय क्षेत्र में जो अधिग्रहित क्षेत्र है उनके भारतीय संघ में मिलाकर या तो हम राज्य के रूप में उसकी स्थापना कर सकते हैं या फिर संघ शासित प्रदेश बना सकते हैं। संघ शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला अपन समझते हैं दादरा और नगर हवेली। इस पर भी भारत का अधिकार हो गया था। तो 1961 में भारत ने 10वां संविधान संशोधन किया। 10वां संविधान संशोधन किया। पहले अधिग्रहित क्षेत्र था, तो 1961 में 10वां संविधान संशोधन करके इसको भारतीय संघ में मिलाया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी प्रकार गोवा और दमन और दीव, इस पर भी भारत ने अधिकार कर लिया और यह भी भारत का एक अधिग्रहित क्षेत्र था। इसको 12वें संविधान संशोधन के थ्रू, यानी कि 12वां संविधान संशोधन के थ्रू 1962 में अधिग्रहित क्षेत्र से भारतीय संघ में मिलाया और संघ शासित प्रदेश बना दिया। इसी प्रकार तीसरा है पुडुचेरी। वर्तमान में नाम इसका पुडुचेरी है, पहले पोंडिचेरी था। तो पुडुचेरी को भी 1962 से पहले यह भारत का एक अधिग्रहित क्षेत्र था। तो 1962 में 14वें संविधान संशोधन के थ्रू, 14वां संविधान संशोधन, इसके थ्रू इसको अधिग्रहित क्षेत्र से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना की गई। यानी कि पहले ये अधिग्रहित क्षेत्र था तो भारत के कब्जे में ही, लेकिन ये अधिग्रहित क्षेत्र था, फिर इसको भारतीय संघ में मिलाया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ये काम किसके थ्रू हुआ, संविधान संशोधन के थ्रू। लेकिन क्यों हुआ ये भी मैं समझा देता हूं। देखिए अनुसूची 1, मैंने आपको बताया अनुसूची 1 में क्या लिखा होता है। अनुसूची 1 में वो क्षेत्र लिखे होते हैं जो कि भारतीय संघ में शामिल है, और भारतीय संघ में राज्य और संघ शासित प्रदेश ही है। तो जब ये अधिग्रहित क्षेत्र था तो इसका वर्णन अनुसूची 1 में नहीं था। तो जैसे ही इनको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो अनुसूची 1 में इनका वर्णन करना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अनुसूचियां भी तो संविधान का ही भाग है, तो अगर इनको अनुसूची 1 में सम्मिलित करेंगे तो संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। तो इसको संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस बहुमत से संशोधित किया जाता है, क्या यह अनुच्छेद 368 के दायरे में आता है या नहीं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यह अनुच्छेद 2 का काम हो गया है कि अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत का अधिकार है वो अधिग्रहित क्षेत्र कहलाएगा, अगर वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो। और सरकार चाहती है कि इसको हम भारतीय संघ में मिलाएं, या तो हम राज्य बना दें या केंद्र शासित प्रदेश बना दें, तो हम उसको संविधान संशोधन के थ्रू अनुसूची 1 में उसका क्षेत्र का वर्णन कर देंगे या तो केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। वैसे अधिकतर इसी को बनाया जाता है। एक और मामला आपने सुना होगा सिक्किम का, तो सिक्किम के जो बारे में जो प्रावधान किया गया उसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 को समझते हैं।
CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने सीधा ही लिख दिया है। तो 10वें संविधान संशोधन के थ्रू दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में मिलाया, गोवा और दमन और दीव को 12वें संविधान संशोधन के थ्रू, और पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन के थ्रू 1962 में। ठीक है, देखिए आप संशोधन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, दादरा और नागर हवेली इसमें 2 क्षेत्र हैं, तो ये 10वां संविधान संशोधन। गोवा और दमन और दीव इसमें 3 क्षेत्र हैं, तो ये थोड़ा सा आगे का 12वां संविधान संशोधन। पुडुचेरी में 4 क्षेत्र हैं, माई, यनम और कराईकल और पुडुचेरी, तो 4 क्षेत्र हैं, तो इसीलिए 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 3 देखिए वापस भारतीय संघ में आना पड़ेगा। भारतीय संघ, भारतीय संघ जिसको अपन संघ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये संघ हमारा भारत का है, भारत देश का संघ है, तो इसको अपन भारतीय संघ भी बोलते हैं। भारतीय संघ में 2 चीजें आती है, एक तो आते हैं राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है, सीधा मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद अधिनियम बनाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपस मिलाकर कुछ भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है या नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकती है। यानी कि अगर संसद की अगर इच्छा हुई कि 2 राज्यों को मिलाकर एक नया बड़ा राज्य बनाए, तो वो भी काम इसी से हो सकता है। 3 राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाए, तो वो भी इसी से हो सकता है। एक राज्य को 2 छोटे राज्यों में बांटा जाए, तो वो भी इसमें इसी से हो सकता है। या फिर कोई एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका एक छोटा सा भाग लेके इधर अलग राज्य बनाना चाहते हैं और इसका छोटा सा भाग लेकर इसी में मिलाना चाहते हैं। दोनों के थोड़े थोड़े भाग लेके एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो वो भी काम इससे कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका भाग और थोड़ा सा इसका भाग लेके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। यानी कि भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हम नया राज्य बना सकते हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। मिलाकर मतलब इनका उपयोग करके, चाहे आप राज्यों को हिस्सों में तोड़ो या फिर राज्यों को मिलाओ। इसी में एक और प्रावधान है कि हम राज्यों का नाम भी चेंज कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम भी चेंज कर सकते हैं, राज्यों की सीमा भी चेंज कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई 2 राज्यों की सीमा है, एक राज्य है ए और एक राज्य है बी। ठीक है, अब सरकार ये चाहती कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा सीमा है, कभी तो ये वाला राज्य इधर इसमें घुस रहा है, कभी ये वाला राज्य इधर इसमें जा रहा है, तो सरकार इसमें बिल्कुल सीधी रेखा बनाना चाहती है, बिल्कुल ये बाउंड्री रहे इन दोनों राज्यों की। तो ये वाला हिस्सा इस राज्य का है तो इस राज्य को दे दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा इस राज्य का है तो इस राज्य को दे दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा इस राज्य का है तो इसको इसमें मिला देंगे, तो ये वाला हिस्सा इसका है तो इसको इस राज्य में मिला देंगे। तो ये काम भी संसद कर सकती है, एक अधिनियम बनाना है और बिल्कुल सीधी बाउंड्री बन जाएगी, यानी कि सीमा भी चेंज कर सकती है। और भी क्या क्या काम हो सकते हैं वो मैं बताता हूं। कोई एक ए राज्य है और एक बी राज्य है, इस राज्य में और ये दूसरा राज्य है, संसद अधिनियम बनाकर अनुच्छेद 3 के तहत इस राज्य का थोड़ा सा हिस्सा इस राज्य को दे सकती है, यानी कि कुछ भूभाग का स्थानांतरण भी कर सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा स्थानांतरण हुआ भी है। ठीक है, तो कुछ उपयोग बताता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सन 2000 में
राज्यों से राज्य का निर्माण कैसे किया जाता है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। सन 2000 में ये तीनों राज्य एक बड़े राज्य थे, तो सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया और यूपी से एक छोटा हिस्सा कुछ भूभाग को अलग करके एक उत्तरांचल के नाम से एक राज्य बना दिया, उत्तरांचल। वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है, लेकिन सरकार ने 2006 में एक और अधिनियम बनाया और उसका नाम चेंज कर दिया और उसको उत्तराखंड कर दिया। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग को तोड़ के एक नया राज्य बनाया। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। मध्य प्रदेश से सन 2000 में एक नया राज्य बनाया, कुछ भूभाग को अलग किया छत्तीसगढ़ के नाम से, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? सन 2000 में। बिहार से भी एक अलग राज्य बनाया गया, झारखंड। तो यह काम भी संसद कर सकती है और एक अधिनियम के थ्रू। संसद को एक अधिनियम बनाना और साधारण बहुमत से पारित करना है। कोई भी राज्य के 2 टुकड़े आसानी से हो जाएंगे, या फिर कोई भी राज्य और दूसरे राज्य को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकते हैं। तो यह काम सरकार संसद के थ्रू कर सकती है। ठीक है, एक दो उदाहरण और बताता हूं मैं आपको। हाल ही के उदाहरण है सन 2014 में जो आंध्र प्रदेश था, एक बड़ा राज्य था। तो सन 2014 से पहले आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य था, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र को तो आंध्र प्रदेश रहने दिया और जो बाकी बचा कुछ क्षेत्र था उसको तेलंगाना के नाम से एक नया राज्य बना दिया। यानी कि कौन से अधिनियम के थ्रू? आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन अधिनियम। आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, एक तो आंध्र प्रदेश रहा और दूसरा तेलंगाना बन गया। इसी प्रकार इससे और नया जम्मू कश्मीर का 2019 में जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर ये एक राज्य था, तो इसको 2 भागों में तोड़ा। एक तो जम्मू कश्मीर, देखिए जरूरी नहीं कि किसी राज्य को 2 भागों में तोड़ के राज्य ही बनाएं। किसी राज्य को हम तोड़ने में तो किसी राज्य को तोड़ेंगे और उससे जो हिस्से बनेंगे उसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए जम्मू कश्मीर 2019 से पहले राज्य था, लेकिन जब इसको तोड़ा तो एक जम्मू कश्मीर के नाम से तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और दूसरा लद्दाख के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो राज्य को तोड़कर हम उसके 2 हिस्से कर सकते हैं और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं, और इसी के थ्रू किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा भी दे सकते हैं। जैसे गोवा, दमन और दीव गोवा, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1987 में इसके 2 हिस्से किए। एक को तो दमन और दीव रहने दिया जो कि हमारा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, और एक जो गोवा बचा उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में तोड़ के एक हिस्से को तो राज्य बना दिया और एक को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। तो यानी कि भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उपयोग करके हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। संसद को इसमें अपार सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो क्षेत्र वो भारतीय संघ के अंदर ही रहना चाहिए। यह नहीं कि भारतीय संघ के किसी राज्य को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। ठीक है, देखिए इसमें कई सारे नाम भी, राज्य का नाम भी चेंज किए गए। जैसे उड़ीसा का नाम 2011 में ओडिशा कर दिया गया।
तो ये काम भी संसद अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देती है कि वह किसी राज्य का नाम भी चेंज कर सकती है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रावधान है, उसको भी समझ लेते हैं, भी छोटा सा है। देखिए अगर मान लीजिए कि संसद की इच्छा हुई, संसद की इच्छा का मतलब सरकार की इच्छा हुई, संसद में वही अधिनियम बन पाएगा जिसके लिए सरकार सहमत होगी, क्योंकि सरकार का ही तो बहुमत होता है संसद में, और कोई अगर कानून बनाना है तो बहुमत से ही पारित होगा वो। अगर सरकार की इच्छा हो किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो देखिए क्या प्रक्रिया, इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। और राष्ट्रपति एक काम करेगा, जो प्रस्ताव संसद के थ्रू, यानी कि संसद जिस प्रस्ताव के थ्रू उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना चाहती है, उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास भेजेगा। विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब राज्य में कानून बनाने वाली निकाय, और कानून कौन बनाता है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन भारत में कई राज्यों में, अधिकतर राज्यों में तो केवल विधानसभा ही है, क्योंकि विधान परिषद का निर्माण विधानसभा ही कर सकती है, और विधानसभा ही प्रस्ताव पारित करवा के विधान परिषद को समाप्त करवा सकती है। एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति किस प्रकार की जाती है। तो फिलहाल अभी तो टॉपिक पर आते हैं। तो विधानमंडल के पास राय जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर विधानमंडल इस प्रस्ताव को हाँ करता है या फिर ना करता है, दो ही काम कर सकता है। जैसे विधानमंडल को प्रस्ताव मिला कि उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है, ऐसा मामला संसद करना चाहती है, तो विधानमंडल या तो इसको ना करेगा या फिर हाँ करेगा। अगर उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो इससे सहमति दे देता है कि भाई कर दो चेंज, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करने में कौन सी बड़ी बात है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो संसद को भी कोई दिक्कत नहीं है, संसद भी आराम से नाम चेंज कर देगी। लेकिन अगर विधानमंडल कहता है कि भाई नहीं, नहीं करना चाहते हम उत्तर प्रदेश का नाम चेंज नहीं करना चाहते, तो अब क्या होगा? क्या संसद अब चेंज कर पाएगी या फिर नहीं? देखिए सीधा सीधा प्रावधान है, यह केवल एक औपचारिकता है। विधानमंडल चाहे हां करे या चाहे ना करे, संसद को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद अपना जो कार्य वो करेगी। अगर विधानमंडल मना भी करता है फिर भी संसद इसका नाम चेंज करेगी, कर सकती है, अधिकार है संसद को। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी कार्य, कोई भी व्यवस्था अगर कोई राज्य से संबंधित करनी है तो ये केवल औपचारिकता है जो कि संसद को, सरकार को पूरी करनी होती है। इसकी पूरी होने के बाद में संसद अपना कार्य करेगी, चाहे विधानमंडल ना करे या फिर हां करे। ठीक है, तो इस मामले में संसद को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए ये जो प्रक्रिया है वो केवल राज्यों के लिए लागू होती है। यदि सरकार कोई राज्य का नाम चेंज करना चाहती है, कोई राज्य से संबंधित व्यवस्था करना चाहती है, तो ये केवल राज्यों के लागू होती है, जो कि 28 राज्य हैं। लेकिन अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश के मामले में संसद कोई प्रावधान करना चाहती है तो इस प्रक्रिया को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह प्रक्रिया केवल राज्यों पर लागू होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 को समझते हैं अपन। देखिए अनुच्छेद 4 क्या है। देखिए अनुच्छेद 4 में ये व्यवस्था की गई है
कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हम जो भी व्यवस्था करेंगे, जो भी उपबंध करेंगे, जो भी संशोधन करेंगे, वो संविधान संशोधन होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो किस बहुमत से संशोधित किए जाएंगे। देखिए अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 के तहत अपन क्या करते हैं, किसी भी नए राज्य को भारतीय संघ में मिलाते हैं। भारतीय संघ में मिलाने का मतलब उसका उल्लेख अनुसूची 1 में करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में करना पड़ेगा। अगर हम किसी अधिग्रहित क्षेत्र को जिस पर भारत का अधिकार है उसको अपन भारतीय संघ में मिलाकर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसकी स्थापना करेंगे तो उसका वर्णन अनुसूची 1 में लिखना पड़ेगा। और अनुसूची भी संविधान का भाग है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन। ये तो ठीक है भाई, ये तो पता चल गया संविधान संशोधन होगा, लेकिन किस प्रकार का होगा, क्या वो अनुच्छेद 368 के दायरे में आएगा। तो देखिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के विधियों को प्रभावित करने के लिए हम जो भी उपबंध करेंगे वो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएंगे। यानी कि किसी नए राज्य को भारतीय संघ में मिलाकर उसका उल्लेख अनुसूची 1 में करेंगे तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसको अपन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे वाले से नहीं करेंगे, इसको केवल साधारण बहुमत से हो जाएगा ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम जो भी काम करेंगे वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। किसी राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दिलाना और उसकी एक राज्य के रूप में स्थापना करना, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना करूं, वो काम साधारण बहुमत से हो जाएगा। इससे हम अनुसूची 4 में भी संशोधन करते हैं भाई, क्योंकि अगर किसी राज्य को भारतीय संघ में मिला रहे हैं तो उसको राज्यसभा में भी सीट देनी पड़ेगी अगर उसकी पर्याप्त जनसंख्या है। तो अनुसूची 4 में संशोधन करना भी एक साधारण बहुमत से हो जाएगा ये कार्य भी। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 2 के तहत अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अनुसूची 1 और 4 में जो संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से हो जाएंगे, वो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, इन्हें संविधान संशोधन तो बोला जाएगा, लेकिन जब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा तो संविधान संशोधन के नाम से नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य होता है वो संविधान संशोधन न तो साधारण बहुमत वाला होगा और न ही अनुच्छेद 368 वाला होगा, वो केवल एक संसद की विधि होगा, संसद की विधि। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत अपन जो भी कार्य करेंगे, चाहे किसी एक राज्य को 2 भागों में बांटेंगे तो वो भी संसद का एक कानून होगा, कोई संविधान संशोधन नहीं होगा, न तो साधारण बहुमत से और न ही अनुच्छेद 368 वाला। ठीक है, संविधान में 3 तरीके से संशोधन होता है, एक तो साधारण बहुमत से, दूसरा होता है अनुच्छेद 368 के थ्रू। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो संविधान संशोधन किस प्रकार होता है उसको भी मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 4 हो गया है।